तो इसके अंदर में जो, हाँ हाँ, मुझे वही, मैंने गुड मॉर्निंग बोला 2 बार, तूने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। चल कोई नहीं। तो मैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के बारे में ही बता रहा था कि तुम लोग के पेपर में जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें डेटा वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो टेबल बना हुआ क्वेश्चन होता है, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो तुमको इसके अंदर में मेनली जो पढ़ना है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। इसके अंदर वो सारी चीजें नहीं होंगी जैसे हमने पढ़ा था, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब नहीं होता है। यू हैव टू डील ओनली विथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट मीन्स तुम्हारे पास में 3 एरियाज होंगे जहां से क्वेश्चन वो पूछेगा। वन इज मीन, वन इज मीडियन एंड वन इज मॉड। ये तुम्हारे मेन 3 एरियाज, और इनके बारे में तुम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक क्लास में पढ़ाई की हुई है। तो इसमें तुम कोशिश यही करना कि इसकी जो थ्योरी है ये ज़्यादा लंबी नहीं है, जो क्वेश्चंस है वही जितने कर सकोगे उतना अच्छा है। एनडीए के टाइम में तुम लोगों ने चैप्टर किए हुए हैं, तो एनडीए का जो कंटेंट था वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो और कुछ नहीं है उसमें, बस फॉर्मुलाज वॉर्मुलाज को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। बस तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। एक आधा कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट उसकी भी चांसेस तुम्हारे पेपर में कम है। तुम्हारे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर ये तीनों फॉर्मुलाज जब भी तुम पढ़ोगे तो इसके अंदर 2 तरह के डेटास होते हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है तुम्हारा ग्रुप डेटा। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलूं तो अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसमें तुमको सिर्फ वैल्यूज दिए हुए होंगे, वहां से तुम्हें उसके मीन मीडियन मॉड की कैलकुलेशन करनी। ग्रुप डेटा हमेशा टेबल बना के मिला हुआ डेटा होता है, जिसके अंदर तुम्हें 1-2 एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाने होते हैं और वहां से फिर मीन मीडियन मॉड निकालना होता है। तो हम लोग सबसे पहले अनग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं। अनग्रुप डेटा के अंदर से मीन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, या उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। तो सपोज कर लो तुम्हें मीन निकालना है, तुम्हारे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये फॉर्मूला तुमने कई बार पढ़ा होगा, एवरेज चैप्टर में भी हमने एवरेज को डिफाइन किया था। सम ऑफ वैल्यूज को थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में अगर लिखें तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन में n, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। इसी को थोड़ा सा और स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में डाला जाए तो ये हो जाता है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ xi अपॉन n। तो ये तीनों फॉर्मूला एक ही चीज का है, अगर ध्यान से देखो तो ये सब मीन को ही मीन कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने समेशन का साइन लगा दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई जो है वो कहाँ से रेंज कर रहा है, 1 से लेके 1 2 3 4 ऐड होते हुए जा रहे हैं अप टू n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब जैसे ये फॉर्मूला सामने आता है तो ये 3 फॉर्मूलाज का योगदान फिर से आ जाता है। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये इस चैप्टर में क्वेश्चंस में करते समय हमें यूज करना पड़ेगा। एक बार ये याद दिलाओ, समेशन n स्क्वायर एंड समेशन n क्यूब क्या क्या होता है बोलो बिना। हाँ ठीक है, ये सब याद रखना है। और उसके बाद नीचे वाला, ठीक है, और पहले वाला का स्क्वायर होता है लास्ट वाला है। तो ये फॉर्मूलाज देखो हमने ऑलमोस्ट 2-3 जगह यूज कर लिया है। हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में भी यूज किया हुआ है, एवरेज चैप्टर के अंदर में यूज किया हुआ है, अभी फिर से स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये यूज हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना। लोगारिथम के कुछ क्वेश्चन में भी हमने इस फॉर्मूला को यूज किया था। अच्छा, अब होती है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम्हारे पास में कुछ वैल्यूज हैं ABCDE और तुम्हें इनका मीन निकालना है, तो कोई भी सीरीज अगर दिया हुआ है तो पहले चेक कर लो क्या वो AP में है, क्योंकि अगर वो सीरीज AP में हुई तो मीन निकालने के लिए तुम्हें सारे वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सीधा क्या करना है, अगर सीरीज AP में है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके बाई 2 कर दोगे तो वो तुमको स्ट्रेट अवे मीन की वैल्यू दे देगा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी, सपोज कर लो हमने कुछ वैल्यूज ले लिया 1 2 3 4 5 और उसका मीन निकाला। तो अभी अगर मैं यहाँ पे पूछूं इसी कंसेप्ट से कि 1 2 3 4 5 तो AP में है, तो इसका मीन तुमको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ऐड कर लो और बाई 2 कर लो तो तुमको आंसर मिल जाएगा 3। अब अगर मैं हर वैल्यू में एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग अ वैल्यू 2, और अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ इसके अंदर तो 3 4 5 6 7 होगा, तो जो तुम्हारा मीन आएगा अब वो बन जाएगा 3 + 7 बाई 2 दैट मीन्स 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में कुछ वैल्यूज है
और तुमने हर वैल्यू में एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड कर दिया है, अगर फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड कर दिया है तो तुम्हारा मीन भी उसी फिक्स्ड कांस्टेंट से ऐड हो जाएगा। सेम अगर इसी वैल्यू को तुम हर किसी से माइनस कर देते तो ये बन जाता -1 0 1 2 3। अब अगर तुम मीन निकालते अगेन फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू बाई 2 तो तुम्हारा आंसर आ जाता 1। मतलब पहले 3 था, अब 1 हो गया, इसका मतलब उसमें से भी 2 डिक्रीज हुआ। मतलब अगर तुम हर वैल्यू में एक फिक्स्ड कांस्टेंट माइनस कर रहे हो तो तुम्हारा मीन भी उसी फिक्स्ड कांस्टेंट से माइनस हो जाएगा। सेम अगर मान लो मैं हर वैल्यू में एक फिक्स्ड कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 4 6 8 10। अब तुम्हारा जो न्यू मीन होगा x बार दैट विल बी 10 + 2 / 2, दैट मीन्स हो गया 6। तो ये तुम खुद ही सोचो कि 3 में 2 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड अगेन अगर मैं डिवाइड कर दूं एक फिक्स्ड कांस्टेंट 2 से हर वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 1/2 1 3/2 2 2.5। अब इसको सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा जो मीन वैल्यू है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से डिवाइड हो गया। मतलब अगर डिवाइड करोगे फिक्स्ड कांस्टेंट से तो तुम्हारा मीन भी उसी फिक्स्ड कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो प्लस और माइनस करने पे अगर तुम्हारा मीन भी उसी वैल्यू से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे कि मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे भी अगर तुम्हारा मीन उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड होके चेंज हो रहा है तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि मीन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि मीन इज दैट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज डिपेंडेंट ऑन बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब मीन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों पे डिपेंडेंट होता है। तुम्हारे पेपर में कई बार क्वेश्चन इसको लेके आए हुए हैं, आते रहते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल मतलब इनटू एंड डिवाइड। अगर तुम्हारा मीन इससे अफेक्ट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, डिपेंडेंट ऑन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर में होती है दैट इज द टाइप्स ऑफ मीन। मतलब प्रॉपर्टी तो क्या बोलूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मैंने बताया, थर्ड पॉइंट बना लेते हैं टाइप्स ऑफ मीन को। हमारे मीन के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप एएम, दूसरा जीएम, देन एचएम और फिर एक होता है सीएम। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मीन में सबसे पहले आ गया तुम्हारा एएम। अब एएम क्या होता है? एएम का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास में कुछ वैल्यूज हैं, सपोज कर लो स्टार्टिंग में मैं 2 ही वैल्यू ले रहा हूँ ए एंड बी। तो अगर तुमको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो यू हैव टू सिंपली ऐड देम एंड डिवाइड इट विथ 2। सपोज कर लो ए है 2 और बी है 8, मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सीधा आंसर हो जाएगा 5। अब अगर ये वैल्यूज ज्यादा हो गए, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज, 3 है 4 है 5 है 10 है n है, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 + x3 डॉट 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 अप टू xn अपॉन में n, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आवर अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कुछ हद तक वही हो गया कि जो तुमने मीन पढ़ा है उसी को ही हम लोग लिख रहे हैं। अब इसमें तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, एक सीरीज दे दिया तुम्हें 0 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू 2n, और उसने तुमको बोला फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज। अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे करोगे? अरिथमेटिक मीन निकालना है 0 2 4 6 8 से लेके 2n तक का। फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ इवन नंबर्स वो सब जो है वो मुझे मालूम है तुम लोग कर सकते हो, लेकिन अभी तुम यहाँ पे सिर्फ ये देखो कि अगर ये सीरीज एपी में है, जो कि है, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपना पहला नंबर पिक करो, आखिरी नंबर पिक करो, दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तुम्हारा आंसर वही आएगा जो तुम फॉर्मूला से करते तब भी यही आंसर आता। अब जैसे ये तुमने डायरेक्ट कर लिया, अब इसको अगर तुम फॉर्मूला से करोगे तो क्या करोगे? 0 + 2 कॉमन ले लोगे, अंदर आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n। इसका मतलब है यहां तक के n वैल्यूज हैं और 0 को मिला के एक और, मतलब n+1। अब 0 को हटा के अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 2 तो ठीक है, इसका समेशन हमने अभी लिखा था दैट इज n × n+1/2, और ये n+1 पहले से था। अब तुम देखो मेथड से भी कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? n, बट यहाँ 2 स्टेप लग रहे हैं। यहाँ पे तुमको सिर्फ देखना है कि अगर सीरीज एपी में है तो अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दैट फॉर्मूला। वो जो शॉर्टकट है वो बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, हमेशा ध्यान रखना, अगर सीरीज एपी में है तो वो शॉर्टकट हमेशा तुम्हारा काम करेगा। उसके बाद बारी आती है सेकेंड मीन की, दैट इज जीएम।
जीएम का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सपोज कर लो दो वैल्यूज हैं ए एंड बी और मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो सिंपली आई हैव टू मल्टीप्लाई देम और पावर में मुझे लिखना पड़ेगा 1/2 डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर मान लो तीन वैल्यूज आ गए तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा जीएम इज इक्वल्स टू एबीसी टू द पावर ऑफ 1/3। मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने वैल्यूज वो तुम्हें देगा उनको मल्टीप्लाई करना है और पावर में 1 अपॉन दैट मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज लिख देना है। दैट मीन्स अगर मेरे पास में है x1 x2 x3 अप टू xn, तो इसका जीएम x1 इंटू x2 इंटू x3 सबका मल्टीप्लीकेशन अप टू xn और पावर में हो जाएगा 1/8। अब सपोज कर लो तुम पेपर में जाते हो, तुमको क्वेश्चन दिखता है फाइंड द जीएम। सीरीज क्या दे रखी है 1 2 4 8 16 और ये जा रहा है अप टू 2 की पावर n। अब निकालो जरा इसका आंसर। मैं ये छोटे छोटे एग्जांपल्स भी साथ में लेते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस पे हम लोग कल जाएंगे। आज हम लोग अभी पहले थ्योरी देख लेते हैं, जितना हो पाएगा उसको पहले कंप्लीट करते हैं। टू की पावर n/2 कैसे किए बताओ जरा, किसने दिया ये आंसर वैसे 2 की पावर n/2? हाँ बता कैसे किया सब। हाँ बोल। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि हम लोग इस 1 के जगह लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 तो 2 ही है, 2 की पावर 1, फिर 4 के जगह 2 की पावर 2, फिर 8 के जगह 2 की पावर 3 और इस तरह से ये जा रहा है 2 की पावर n तक। फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि जितने वैल्यूज हैं, तो पहले तो ये सोचो ये वैल्यूज हैं कितने, क्योंकि अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है, तो पावर में यहां से लेके यहां तक तो n वैल्यूज हैं, लेकिन इस 2 की पावर 0 मतलब 1 की वजह से एक वैल्यू और ऐड हो रहा है, तो हमारे पावर में आ जाएगा 1/n+1। अब यहाँ पे n+1 लिखने के बाद हमें सिर्फ ये सोचना है, अच्छा वो जगह थोड़ा सा ये कर रहा है, पावर में 1/n+1 लिखने के बाद हमें ये सोचना है कि इनका क्या करना है। तो इनको तुम सीधा यहाँ से देखो, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, इसको छोड़ देते हैं, बाकियों के बेस सेम है तो पावर हमारे ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 + 3 अप टू n हो गया, और पूरे के पावर में भी हमने लिखा था 1/n+1। तो फिर से वही सेम चीज है, इसका फॉर्मूला हम सबको मालूम है n × n+1 अपॉन में 2 होता है, और इसके पावर में है 1/n+1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर हो गया 2 की पावर में n/2। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मीन, दैट इज HM। HM का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या चीज होती है, अब सपोज कर लो फिर से मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ a एंड b, तो इसका अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो वी हैव अ फॉर्मूला 2ab/a+b। बट इससे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर 3 आ गए 4 आ गए तो हम लोग को एक फॉर्मूला यूनिवर्सल बनाना है। जैसे इस फॉर्मूला को भी अगर हमने लिखा है तो ये आया कहाँ से है, तो ऊपर पहले 2 लिख दिया और नीचे जितने वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल करके ऐड किया। तो कल को अगर 3 वैल्यूज आ जाते हैं ABC, तो ऊपर हमें 3 लिखना है और नीचे इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना ना, दैट इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो इससे क्या होगा, 3 4 5, कई बार 4 4 5 5 वैल्यूज भी दे देता है, तो इस फॉर्मूला से तुम हमेशा आंसर निकाल सकते हो। दैट मीन्स अगर मेरे पास में n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं x1 x2 x3 अप टू xn, तो इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा n अपॉन में 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 अप टू 1/xn। बस ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो हमने जो भी पढ़ा AM GM HM, इनके बीच में रिलेशन भी होता है और उस रिलेशन को लेके तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा।
या तो एएम जीएम एचएम पे सिंगल को ये क्वेश्चन पूछ देगा या फिर उन तीनों के रिलेशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है। तो ये बात मैं पहले शायद बता चुका हूं कि तीनों के बीच में दो रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। अगर तुम्हारा दो नंबर ए और बी आपस में अनइक्वल है तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर तुम्हारा ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो ए जी एच आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have got one universal relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। और वो relation क्या है? A is always greater than equals to G and G is always greater than equals to H। समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। पहला केस लेते हैं जिसमें दोनों नंबर अनइक्वल है, जैसे A को मैंने 2 ले लिया, B को 8 ले लिया। Now in this case arithmetic mean will be 2 plus 8 by 2 that is 5। Geometric mean will be under root का 2 into 8 that is 4 एंड हार्मोनिक मीन विल बी, जो भी फॉर्मूला मैंने दिया था 2 अपॉन, या सीधा लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 32/10 या जिसको हम लोग 3.2 बोल सकते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन H। अब इंस्टेड ऑफ दैट दोनों वैल्यूज अगर मैं सेम ले लेता, A को भी 2 और B को भी 2, तो अरिथमेटिक मीन भी 2 आता, ज्योमेट्रिक मीन भी 2 आता और हार्मोनिक मीन भी 2 आता। दैट मीन्स अगर तुम्हारे दोनों वैल्यू सेम है तो ये तीनों सेम हो जाते हैं। और इसी का दूसरा रिलेशन, ये तो पहला था, दूसरा होता है कि ये जो एजीएच की तुमने वैल्यू निकाली है ये हमेशा फॉर्म करेगा एक जीपी। अब तुमने वैल्यू तो निकाल ही ली है यहाँ पे, तो अगर हम लोग इसको चेक करें तो जीपी का कंडीशन क्या होता है? जीपी किसको बोलते हैं? जब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिलेशन आएगा कि बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने एजीएच की वैल्यू निकाली है, ये वाला, तो इसको चेक कर लो एक बार। हमारा जी आया था 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ए की वैल्यू आई थी 5, एच की वैल्यू आई थी 32/10। तो अगर इसको काटते हैं तो ये भी तुम्हारा 16 के इक्वल हो जाता है। तो इसको याद रखना है दिमाग के अंदर में, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन होता क्या है और उनके बीच में जो दो रिलेशन है वो क्या होते हैं। चौथे नंबर पे आता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब सीएम, इसको हम लोग बोलेंगे सीएम। इस पे हर साल पेपर में एक क्वेश्चन आता है, या जिसको हम लोग कंबाइंड एवरेज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से बॉयज़ हैं तुम्हारे 60 और गर्ल्स हैं तुम्हारे 40। अब इनका क्या होता है, मैथ्स का एक पेपर होता है और वो पेपर है 100 मार्क्स का। सारे बच्चे पेपर देते हैं, बाद में कैलकुलेट होता है कि बॉयज़ का जो एवरेज आया है आउट ऑफ 100 दैट इज 70 और गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर आया है मैथ्स में आउट ऑफ 100 दैट इज 75। तो अगर मुझे पूरे क्लास का कंबाइंड मीन चाहिए या कंबाइंड एवरेज चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है x12 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। अब यहाँ पे n1 क्या है, तो n1 हो गया नंबर ऑफ बॉयज, n2 क्या है, तो n2 हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मैंने बॉयज के लिए लगाया है तो x1 बार जो होगा वो एवरेज फॉर बॉयज होगा और x2 बार जो होगा वो एवरेज फॉर गर्ल्स। यहाँ पुट करते ही तुमको कंबाइंड एवरेज मतलब पूरे क्लास का कंबाइंड मीन मिल जाएगा। और इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से वो दे सकता है कि 100 बच्चे हैं क्लास में लेकिन उसने तुमको बॉयज नहीं बताया, क्वेश्चन मार्क, गर्ल्स भी नहीं बताया, अगेन क्वेश्चन मार्क, बॉयज का एवरेज बता दिया 70, गर्ल्स का एवरेज बता दिया 75 और पूरे क्लास का जो कंबाइंड एवरेज हम लोग पिछले बार निकाल रहे थे वो वैल्यू उसने तुमको दे दी से 72। तो कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? इफ यस देन हाउ? क्या करेंगे बताओ? हाँ, बस x ले लेंगे बॉयज को, गर्ल्स को ले लेंगे 100 माइनस एक्स और फिर उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तुम्हारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 72, यहाँ पे x इंटू 70 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 75 अपॉन में 100। सॉल्व करते ही तुम्हें पहले x मतलब बॉयज मिल जाएगा, फिर वहां से गर्ल्स भी निकाल सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द अनग्रुप डेटा। ये मीन की जो भी बातें हमने की हैं वो अनग्रुप डेटा से रिलेटेड है। अब इसी को अगर टेबुलर फॉर्म में वो दे देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो जिस तरह से हमने अनग्रुप डेटा में फॉर्मूला लगा के मीन निकाला है तो ग्रुप डेटा के लिए भी अपने पास में फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला
क्या होता है, क्योंकि इस मीन को निकालने के 3 फॉर्मूलाज हैं, तुमको उसमें से कोई एक याद रखना है। तो ज्यादातर बच्चे जिस फॉर्मूला को याद करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड। तुम्हें उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा 2 तरह का क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा। पहला, तुमको टेबल दिया हुआ है स्ट्रेट अवे और वहां से तुमको बोलेगा कैलकुलेट मीन। एक दूसरा टाइप भी होता है जिसमें वो तुमको मीन पहले ही दे देगा और टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देगा। 2 जगह हो सकता है फ्रीक्वेंसी छोड़ दे, तो उसको बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, क्योंकि तुम्हारे पास में टेबल एक ही होगा। जैसे ही एक टेबल दे दिया, क्लास इंटरवल एक साइड में लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एनीथिंग जिसको मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी, वो एक साइड में लिखा है। अब टेबल मान लो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 8, 11, 3, 2। तो अगर मुझे टेबल से मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दैट मीन्स तुम्हें एफ आई जो दिया हुआ है उसी को ऐड करोगे तो वो तुमको फाइनली दे देगा समेशन ऑफ एफ आई। बस तुमको जरूरत पड़ेगी 2 चीजों की, एक है एक्स आई और एक है सम एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई यहां आएगा, एफ आई एक्स आई इन दोनों का प्रोडक्ट, बिकॉज दीज आर ऑल योर एफ आई वैल्यूज। तो मेन क्या है, तुम्हें एक्स आई पता होना चाहिए। एनीबॉडी, एक्स आई क्या है? एक्स आई क्या चीज होती है? नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज होगी ना, वो मीडियन में होता है। एक्स आई होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क होता है किसी भी क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का सम अपॉन में 2। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया। क्लास मार्क इज एलसीएल प्लस यूसीएल, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल अपॉन 2। तो 0 + 10/2 हो गया 5। अब इसके बाद तुमको हर किसी का निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम एक सिंपल सा काम कर सकते हो, क्लास साइज निकाल लो। क्लास साइज इज बेसिकली अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। हर क्लास इंटरवल को अगर तुम देखो तो 10-10 का ये क्लास साइज है। तो ये 10 जो है ये हर किसी में ऐड करते हुए चले जाओ। जो भी वैल्यू तुमको मिलेगी दैट इज नथिंग बट योर क्लास मार्क ओनली। तो 5 हुआ, 10 ऐड किया 15, फिर 10 ऐड किया 25, फिर 10 ऐड किया 35, फिर 10 ऐड किया 45। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 25, 120, 275, 105 एंड देन दिस इज 90। इनको ऐड करोगे तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी, इनको ऐड करोगे समेशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुमको तुम्हारा एक्स बार मिल जाएगा। अब ये हुआ टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें तुमको ऑलरेडी टेबल गिवन था, तुमने 2 कॉलम्स बनाए, ऐड किया समेशन एफ आई एक्स आई वाले रो को और फिर समेशन ऑफ एफ आई वाले कॉलम को ऐड किया, दोनों को डिवाइड किया, एक्स बार मिल गया। टाइप 2 क्वेश्चन क्या कहता है, वो तुमको मीन पहले ही दे देगा, मीन इज गिवन टू यू। लेकिन बदले में वो क्या करेगा, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर तुम फर्दर सॉल्व करते हो, तुम्हारा मीन आ जाता है से 25, तो ये वो तुमको पहले ही दे देगा। बदले में क्या करेगा, वो इस टेबल में यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है एक्स और वाई छोड़, फिर उस क्वेश्चन में मीन के साथ साथ तुमको वो एक और चीज दे देगा, दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग समेशन ऑफ एफ आई बोल सकते हैं। तो वो सपोज उसने तुमको दे दिया 29, मतलब ये कॉलम का सम तुमको वो दे दिया 29। मीन ऑलरेडी गिवन है 25, समेशन ऑफ एफ आई मतलब ये वाले कॉलम का समेशन दे दिया 29। बदले में वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या है तुम्हारे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो है तुम्हारे एक्स एंड वाई, इसकी तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। तो आई थिंक तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि टेबल में जो चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, एक यहाँ पे चेंज आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये मिसिंग है तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 15x, यहाँ पे आ जाएगा 45y। दैट मीन्स एक इक्वेशन तुम्हारा यहाँ से बन गया 11 + 5 + 3 दैट इज 19 + x + y इज इक्वल्स टू 29। दैट विल गिव यू वन इक्वेशन ऑफ x एंड y दैट इज 10। और एक जब तुम उसको फॉर्मूला में पुट करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास मीन ऑलरेडी है, तो जब तुम यहाँ लिखने जाओगे तो यहाँ पे आ गया 25, समेशन ऑफ एफ आई 29 है। अब ये वाले को ऐड करोगे तो एक इक्वेशन आएगी जिसमें 15x + 45y होगा अलॉन्ग विथ वन वैल्यू। जैसे इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन रहा है 405। तो एक और इक्वेशन यहाँ से बन गया x और y का। अब उसके बाद तुम्हारा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप इस तरह के क्वेश्चन तुमने पहले किए हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीन। बाकी क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है, मीन पे क्वेश्चन करेंगे, ये तो खाली मैं थ्योरी बता रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है मीडियन की, दैट इज आवर सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू।
मान लो तुम्हारे पास में बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो तुम्हें सबसे पहला काम जब तुम मीडियन निकाल रहे हो एक अनग्रुप डेटा के लिए, तो तुम्हें सबसे पहले उनको अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर करने पे क्या होगा, तुम्हें छोटे से बड़े के क्रम में लगाने का मौका मिल जाएगा। तो अब उसके बाद उनको काउंट कर लो या काउंट करके असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। अच्छा, काउंट करोगे तो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या तो इवन नंबर होंगे या फिर ऑड नंबर होंगे। अगर ऑड हुआ तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th वैल्यू, और अगर n तुम्हारा इवन है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू होल अपॉन में 2। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेटा किस तरह का। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखे जाते हैं कई बार पेपर में। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 5, 8, 3, 11 एंड 2 और मैंने बोला इसका मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि यू हैव टू काउंट देम। काउंट कर लो, पहले 5 है और उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 11। अब सीधी सी बात है, टोटल 5 वैल्यूज हैं तो n हो गया ऑड। मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ये सेकंड वाला केस है, तो 5 प्लस 1/2th वैल्यू देखना है तुम्हें। ये नहीं कि यहाँ पे रुक जाओगे, 3 नहीं, 3 नहीं है, वो होगा थर्ड वैल्यू। और थर्ड वैल्यू कहाँ देखना है, जहां पे तुमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, तो दैट विल बिकम 5। इसमें वो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकता है, थोड़ा सा सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख देगा कि तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, बट देन मेन काम यही है कि तुम्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, काउंट करना है, एंड वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, अगर तुम मीडियन का ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स होते हैं। जैसे मीडियन का एक नाम होता है, स्पेशली इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। ये याद रखना है, ये कई बार तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। पोजिशनल एवरेज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि मीडियन की पोजीशन हमेशा फिक्स्ड होती है। मीडियन उस वैल्यू को बोलते हैं जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पोजिशनल एवरेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मीडियन को हम लोग मानते हैं बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मीडियन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी अगर हम लोग डेटा में से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को रिमूव कर दें। दैट मीन्स एक तरह से कहा जाए तो एक्सट्रीमम वैल्यूज को रिमूव करने के बाद भी मीडियन अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, इसलिए उसको बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुमने मीडियन निकाला 5 आया, अब सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं तो तुम्हारा मीडियन अभी भी 5 ही रहेगा। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन मीन का होता या मॉड का होता तो इस तरह से अगर तुम एक्सट्रीमम वैल्यू को हटा देते तो तुम्हारा मीन और मॉड दोनों पे इंपैक्ट पड़ता, बट मीडियन वो वैल्यू है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन सब तुम्हारे स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं, पहले ये लिख देगा, उसके नीचे इसका रीजन लिख देगा, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यूज। वो लाइन में नहीं लिख रहा हूं, उसको मैंने समझा दिया है, बस इतना याद रखो, मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद इसमें एक थ्योरी होती है कि मीडियन को हम लोग ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ओजाइव की। अब ये ओजाइव क्या होता है, इसके बारे में मैं जब थ्योरी वाले पार्ट पढ़ाऊंगा तब उस समय बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर में वी हैव टू कवर ओजाइव, जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड पाई चार्ट। पाई चार्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन होगा, तो इसको बाद में करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें अभी हुई अनग्रुप डेटा के बारे में। उसके बाद आता है ग्रुप डेटा। तो जैसे हमने मीन के लिए ग्रुप डेटा के 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, उसी तरह से मीडियन में भी ग्रुप डेटा के 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक में वो तुमको टेबल दे देगा, बोलेगा कि यहां से मीडियन निकालो। दूसरे में वो तुमको एक टेबल दे देगा, मीडियन भी दे देगा, बदले में बोलेगा कि कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। माने जैसा हमने अभी पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम है, लेकिन यहाँ मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। अब वो क्या चेंज होता है, जैसे मान लो मैं तुमको एक टेबल दे देता हूँ, टेबल के अंदर में एज यूजुअल तुम्हारे पास 2 कॉलम होंगे, एक होगा तुम्हारा क्लास इंटरवल, एक होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ एनीथिंग, तो ये टेबल मैंने दे दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। साथ में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दिया 5, 8, 11, 3, 2। टेबल का हेडिंग है कैलकुलेट द मीडियन। तो मीडियन निकालते समय वी हैव गॉट वन फॉर्मूला
एंड दैट फॉर्मूला इज, यस एनीबडी, अगर याद है तो बताओ। हो सकता है नहीं याद होगा तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, क्योंकि अभी तुम फिर याद करोगे लिखोगे। तो फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू एच। और इस फॉर्मूला में हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दैट इज CF। और ये क्या होता है, ये समेसन होता है फ्रीक्वेंसी का। तब यहाँ पहले वाला तो 5 आ गया, दूसरे वाले के लिए 5 को 8 से ऐड करेंगे 13, अगले वाले के लिए 13 को 11 से ऐड करेंगे 24, उसके अगले वाले के लिए 24 को 3 से ऐड करेंगे 27, उसके अगले वाले के लिए 27 को 2 से ऐड करेंगे 29। ध्यान रखना जो CF का लास्ट वैल्यू है वो हमेशा ये समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, उसके इक्वल होगा। मतलब लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज नथिंग बट द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज कैपिटल N। अब इस टेबल के अंदर तुम्हें दो चीजें मिल गई, एक n की वैल्यू और एक h। h क्या है, तो h तुम्हें टेबल में दिख ही रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। h तुम्हारा क्लास साइज है जो कि यहाँ पे 10 के इक्वल है। लेकिन बाकी जो चीजें रह गई जैसे L, कैपिटल F और स्मॉल f, उसको निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट मीडियन क्लास। अब इसको ध्यान रखना कि मीडियन क्लास निकालते समय तुम्हें करना पड़ेगा n/2। व्हाट इज n, दैट इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी और उसका अपॉन 2। तो 29/2 करोगे तो तुमको मिलेगा वैल्यू 14.5। अब ये 14.5 तुम कहाँ ढूंढोगे, तो ये तुम्हें ढूंढना है CF के कॉलम। CF के कॉलम में उसको बनाना है, वहां पे जाना है जहां पे 14.5 आ सकता है। देखो 5 में तो आएगा नहीं, 13 में भी आएगा नहीं, आएगा जाके 24 के अंदर। तो ये जो है 20 to 30 ये बन गया तुम्हारा मीडियन क्लास। तो इस फॉर्मूला में जो L है होता है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये तुम्हारा लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, दैट मीन्स ये हो गया 20। बाकी तुमने n/2 तो निकाल ही लिया है 14.5, h तुमने निकाल लिया है 10 था। अच्छा अब आते हैं कैपिटल F और स्मॉल f को डिफाइन करने के लिए। कैपिटल F होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास, ये रहा 13। ये याद रखना, कैपिटल F इज द CF ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास। यहाँ पे बच्चे कई बार गलती करते हैं तो ये याद रख लेना। और स्मॉल f जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब यहाँ जो 11 है दैट इज योर स्मॉल f। स्मॉल f इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या किया है मैंने। तो इससे तुम आराम से मीडियन निकाल सकते हो। अब अगेन आई विल से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आने वाला है, अगेन ही विल बी गिविंग यू अ टेबल। हो सकता है 8 और 3 की जगह वो x और y छोड़ दे, बट उस क्वेश्चन में तुम्हें मीडियन गिवन होगा और साथ ही साथ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। तो जब तुम्हें मीडियन पहले से गिवन है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन है और उसको चाहिए तुमसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो मीडियन क्लास निकालने का जो तरीका होगा सिर्फ वो बदलेगा। वो कैसे बदलेगा कि अगर तुम्हारे पास में मीडियन की वैल्यू दे रखी है सपोज 23, तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है और हमें मीडियन क्लास डिसाइड करना है और मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है से 23, तो सिर्फ ये सर्च करो कि 23 किस क्लास इंटरवल में आ सकता है। तो आई थिंक ये आएगा 20 to 30 के बीच। तो इसको बना लोगे अपना मीडियन क्लास। यहाँ पे तुम्हें n/2 करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हें मीडियन की वैल्यू पता है तो मीडियन हमेशा उस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा जो तुम्हारा मीडियन क्लास है। अगर 23 है तो ऑब्वियसली बात है 23 20 to 30 के बीच में लाई करेगा, तो उसी को ऑटोमेटिकली बना लोगे अपना मीडियन क्लास। एंड देन बाकी चीजें उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। बाकी हम लोग ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से मूवमेंट करना है। अब आते हैं आखिरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, दैट इज मॉड। अब मॉड को हम लोग बोलते हैं सबसे अनस्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये याद रखना, सबसे अनरिलायबल या अनस्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बोलते हैं मॉड। इसके रीजन होते हैं, रीजन ये होता है कि मॉड की कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती। इट डज नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है उसी को मॉड कहते हैं। और एक डेटा के अंदर में कभी 2 वैल्यू ज्यादा बार रिपीट कर रही है या 3 वैल्यू ज्यादा बार रिपीट कर रही है। सपोज कर लो मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ 5 2 2 3 2 5 5 3 2 2 5। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें मॉड क्या है, तो तुम्हारे पास 3 वैल्यूज हैं 2 3 और 5। पहले चेक करते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार ही आया, 5 टाइम्स। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 आया सिर्फ एक बार, नहीं 2 बार आया। और बाकी टाइम्स कौन आया है, 5। तो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4।
4 बार आया, तो कौन सबसे ज्यादा बार आया? 2। कितनी बार आया? 5। तो 2 बन गया मॉड। लेकिन अगर मान लो एक और 5 आ जाए, तो देयर विल बी ए टाई बिटवीन दिस 2 एंड 5, दोनों ही 5-5 बार आ गए, तो तब क्या होगा? तुम्हारा डेटा 2 एंड 5 दोनों को मॉड मान लेगा। तो जब तक एक डेटा के अंदर एक ही मॉड है, तो उस डेटा को हम लोग बोलते हैं यूनी मॉडल डेटा। अगर एक ही वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रही है, तो उस डेटा का एक ही मॉड है, तो वो यूनी मॉडल है। जहां पे 2 बार वैल्यूज रिपीट हो गई, तो 2 मॉड हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाई मॉडल डेटा। इसी वजह से हम लोग इसको बोलने लगते हैं कि इट डज नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू एंड हेंस इट इज द मोस्ट अनस्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसको हम लोग ग्राफिकली डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैंने अभी जस्ट बोला था कि इसके ऊपर में हम लोग थ्योरी क्लास जब करेंगे, तो मैं वो बता दूंगा कि कैसे मॉड को हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से फाइंड आउट किया जाता है। जिस तरह से मीडियन को ओजाइव के थ्रू फाइंड किया जाता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलता है ओजाइव मीडियन, उसी तरह से इसकी भी एक छोटी सी थ्योरी है। अब ये तो हो गया अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में एक छोटा सा फायदा है, जब तुम मॉड निकाल रहे हो ग्रुप डेटा से, तो एक फायदा जो कि हमेशा तुम्हें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के साथ एक टेबल दिया हुआ है, और यहां से बोला जा रहा है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू कैलकुलेट मॉड। और मॉड निकालते समय जैसे हमने मीन और मीडियन के केस में 2 कॉलम 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनाया था, यहाँ पे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे पास में जो टेबल है उसी से हम लोग बिना कोई एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ किए हुए मॉड निकाल सकते हैं। उसके लिए बस तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इज L प्लस ब्रैकेट के अंदर में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये H तो वही रहेगा क्लास साइज, जो कि इस केस में है 10। बाकी चीजों के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है? तो मॉडल क्लास हम लोग उसको डिसाइड करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती। तो देख लो यहाँ पे 20 to 30 इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज 11। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास। तो ऑब्वियस सी बात है कि L विल बी द लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास। जिसको तुमने मॉडल क्लास बनाया है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1, उससे पिछले वाले की हो जाएगी F0, और उसके बाद वाले की हो जाएगी F2। बस तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुम्हारा मॉड तुम्हारे सामने होगा। अच्छा, तुम्हारे पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे एक टेबल देके वहां से मीन मीडियन मॉड तीनों निकालने के लिए बोलता है। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा कि मीन और मॉड हमेशा निकाल लेना, क्योंकि उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मॉड के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला भले ही बड़ा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। मीन तुम्हें बचपन से याद है। मीडियन को टेबल से ना निकाल के we have a empirical relation between the 3 measures of central tendency, और वो रिलेशन होता है mod is equals to 3 median minus 2 mean। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो यू कैन सेव सम टाइम, क्योंकि मान लो सेम क्वेश्चन में तीनों चीजें निकालनी है, तो तुम मीन और मॉड निकाल लो आराम से। उसके बाद मीडियन मत निकालो, मीडियन तुम इस फॉर्मूला से निकाल लो, क्योंकि अगर तुमने मीन और मॉड सही निकाला है तो मीडियन इस फॉर्मूले से बिल्कुल सही आंसर तुम्हें दे देगा। तो ये जितनी भी चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। यही तुम्हारा मेन कोर्स में है, लेकिन हाँ, इसके ऊपर में तुम्हें क्वेश्चंस थोड़े से और करने पड़ेंगे, जो कि हम लोग अगली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में डेफिनेटली करेंगे। उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, और इससे ज्यादा कुछ करना मत। थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट है, वो मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। थ्योरी थोड़ी सी चलनी है तो वो चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्लास में और थोड़ा सा और ये होने की जरूरत है, मेरी तरफ से भी, मेरे एंड से भी थोड़ी सी क्लासेस अभी बीच में नेग्लेक्ट हुई हैं। बट जो हमारा मेन एम है वो यही था कि इस मंथ के एंड तक हम लोग अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करके, जो नेक्स्ट मंथ है अगस्त, इन दैट वी आर गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। ये तुम्हारा मेन टॉपिक है एक्चुअली। 50 क्वेश्चंस जो होंगे पेपर के, वो इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर में, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन ज्योमेट्री। तो ये जो क्लासेस होंगे ये अगस्त मंथ में पूरा चलेगा। सितंबर मंथ मैंने वो जो 10-12 दिन रखे हैं वो सिर्फ तुम्हारे फुल लेंथ मॉक्स के लिए, वो तो अल्टरनेट डेज में मॉक्स दोगे, उसमें और कुछ रिफॉर्मेशन नहीं। बाकी एज यूजुअल जो हमारा काम चल रहा है, जैसे पेपर चलते हैं डेली, और ये होता है क्लासेस बीच बीच में कभी कुछ रीजन से नहीं भी हो रहे हैं, तो यू जस्ट कंप्लीट योर पेंडिंग टास्क, जो भी तुम्हारे असाइनमेंट हैं, जो भी मैं ये पेपर्स